नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं हम और पीछे आप देख रहे हैं विधानसभा है पटना बिहार का बिहार विधानसभा। और ये एक तरफ सफ़ेद और येलो रंग में आप देख रहे हैं, उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो थोड़ा उस कलर चेंज है, लाल कलर लगभग लाल पीले कलर में। लेकिन ये रंग बदलते हुए इस विधानसभा में अभी कौन कौन से रंग बदलने हैं और किस रंग का प्रभुत्व होगा ये देखना होगा, क्योंकि सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। और आज पहले चरण के मतदान का आखिरी पड़ाव आज पार कर गया है बिहार, क्योंकि बिहार में आज चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है फर्स्ट फेज के लिए, क्योंकि 6 तारीख को यानी परसों फर्स्ट फेज का चुनाव होना है। और उससे पहले गहमा गहमी काफी तेज रही। राहुल गांधी ने 3 सभाएं की, नरेंद्र मोदी ने आज सभाएं नहीं की, लेकिन अमित शाह थे आज और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता यहाँ मौजूद थे, कांग्रेस के भी तमाम नेता मौजूद थे। आरजेडी जोर शोर से प्रचार में लगी रही और इतना ही नहीं बल्कि 2 सीटों पर, खासकर फुलवारी शरीफ में आज थे लालू प्रसाद यादव और कल वो दानापुर में थे। दोनों सीटों पर हम लोग गए जायजा लेने के लिए, वहां का क्या सूरत हाल है वो समझे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दिन भर क्या कुछ हुआ उस घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उधर बृहन मुंबई यानी मुंबई नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं उसकी घोषणा आज हो गई है। 2 तारीख को 2 दिसंबर को वहां मुंबई में चुनाव होना है और 3 तारीख को मतगणना है। लेकिन उन सबके बीच इधर जो चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं बिहार में, उसमें कैसे पारा चढ़ा हुआ है उस पर हम अब अगले 1.5 घंटे तक आप लोगों के बीच रहेंगे और तमाम बातों को, तमाम खबरों को लेकर आएंगे। और चलते हैं। लेकिन औरंगाबाद में जब आज राहुल गांधी थे तो उन्होंने आज फिर वोट चोरी के मामले को उजागर करने की कोशिश की। क्या कुछ कहा है चलिए उनकी जुबानी सुनते हैं। उन्होंने वोट चोरी की बात की, उन्होंने रोजगार, युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, इन तमाम मसलों की उन्होंने बात की है। लेकिन पहले वोट चोरी सुनते हैं राहुल गांधी की जुबानी। नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है, बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता। भैया, बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएंगे। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। तो चुनाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वोट चोरी के मामले को हमेशा उजागर करते आए हैं राहुल गांधी। और आज भी जब वो औरंगाबाद में थे तो वोट चोरी की बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने देखा था कि कुछ दिन पहले मतदाता अधिकार यात्रा लेकर निकले थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनका साथ देते हुए दीपांकर भट्टाचार्य CPI-ML के नेता और उनके साथ थे मुकेश सहनी। यानी 4 प्रमुख दल जो महागठबंधन में है, ये चारों प्रमुख गठबंधन के हिस्सा मतदाता अधिकार यात्रा लेकर निकले थे। 16 दिनों की यात्रा, 1300 किलोमीटर की यात्रा थी। इसमें इन लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी कि कम से कम लोगों तक, जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए कि कैसे यहाँ वोटों की चोरी होती है और महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में कैसे वोटों की चोरी की गई है, उसको उजागर करने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी। और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी बात, यहाँ पर औरंगाबाद में उन्होंने बहुत सारी बातें अपने भाषण में कही हैं, लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बिहार में अब नया फैशन हो गया है, युवा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा से पेपर
पर ही लीक हो जाता है। पेपर लीक का मामला राहुल गांधी ने उजागर किया और युवाओं के बीच पेपर लीक के मामले को लेकर काफी गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है। जब हम लोग युवाओं से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं और खासकर युवाओं में जो भी घटनाक्रम पिछले 5 साल में हुआ है उसको वो याद कर रहे हैं। कॉलेजों की हालत कैसी है, यूनिवर्सिटीज की हालत कैसी हो गई है, पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसा चला गया है, उनकी जो सुविधाएं वहां होनी चाहिए थी वो सुविधाएं उनको मुहैया हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सब इन सारी बातों पर आज चर्चा हुई है। उन सबको विस्तार से हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन जब राहुल गांधी आज औरंगाबाद में थे और अपनी बात रख रहे थे, पेपर लीक के मामले को उजागर किया है, तो क्या कुछ कहा है उनकी जुबानी सुनिए। क्या और फिर आप बिहार में नया फैशन बनाए, जितनी भी पढ़ाई करनी हो कर लो, पेपर के 1-2 दिन पहले पेपर लीक होगा। आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आपके जेब में लाखों रुपए नहीं है, तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अमीर हो, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे हो, जान पहचान है, तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आपको मिल जाएगा, आप सीधे सरकार की नौकरी पा पाओगे। ऐसा बिहार में नहीं चाहिए। तो यहां युवाओं का जिक्र करते हुए रील की बात भी राहुल गांधी ने कही और पूछा उन्होंने युवाओं से कि आप रील बनाना चाहते हैं या रोजगार चाहते हैं। अगर रोजगार चाहते हैं तो आपको ये सरकार बदलनी होगी, नीतीश कुमार की जो सरकार है इसको बदलनी होगी, और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि रील बनाएं। आइए जरा वो भी सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। रील की बात यहां कर रहे थे, युवाओं को साधते हुए उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में राहुल गांधी आज एक नहीं बल्कि 3 सभाएं उन्होंने की। और पहले फेज का आज 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। लेकिन उससे पहले आज 2 घटनाक्रम तेजस्वी यादव की तरफ से भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखा गया। एक तो चुनाव प्रचार में वो लगातार लगे रहे, दूसरा उन्होंने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वादा किया आज खुले तौर पर कि 14 जनवरी को, जब 14 तारीख को हमारी सरकार आएगी, इसके ठीक 1 महीने बाद 14 जनवरी को जीविका दीदियों के खाते में 30 हजार रुपए मासिक वेतन के रूप में हम डाल देंगे। यानी यहां पर 30 हजार रुपए तेजस्वी यादव ने आज वादा किया। पहले उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन अब कब देंगे ये वादा आज इन्होंने कर दिया। लेकिन इसके अलावा चुनावी मंच से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 14 नवंबर के बाद 2 चीजें होने जा रही हैं, एक बिहार आबाद और दूसरा बिहारी जिंदाबाद। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव की जुबानी। जी, तो ये तेजस्वी यादव, आवाज उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन भीड़ आप देखकर समझ सकते हैं, जनसमूह जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ आकर्षित होते हुए, युवाओं का वर्ग उनकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देता है। और इस बीच क्या कुछ घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आया है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि आज इधर फुलवारी शरीफ में लालू प्रसाद यादव थे, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जरा स्क्रीन पर आप चाहें तो फुल स्क्रीन भी ला सकते हैं। लालू प्रसाद इस उम्र में और इस सेहत के साथ अगर एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रोड शो करें तो यहाँ भी उसके क्या मायने हैं। दानापुर पटना के जो 14 विधानसभा हैं पटना में, उसमें से एक दानापुर है जहाँ कल थे और आज थे फुलवारी शरीफ में। और दोनों में फुलवारी शरीफ में CPI-ML के जो नेता हैं उनके लिए गोपाल रविदास के लिए वोट मांगते हुए नजर आए वहां लालू प्रसाद यादव, जबकि कल सीधे वहां यादव वर्सेस यादव जो दानापुर में चल रहा है उसके लिए थे लालू प्रसाद। तो लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति में और पुरानी जो उनकी राजनीति का रंग ढंग है उसमें वो नजर आए। लेकिन इनके अलावा अगर दूसरे खेमे को देखा जाए तो आज अमित शाह थे। अमित शाह
जिस ढंग से जिस अंदाज में अपनी बातें रखते हैं वो रख रहे थे। अमित शाह के अलावा असम के मुख्यमंत्री ने भी आज जो बातें कही हैं उन बातों को अगर गौर फरमाया जाए तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश लगातार करते आए हैं, वही कर रहे थे। तो ये तमाम घटनाक्रम बिहार को एपिसेंटर बनाकर, बिहार की सियासत के एपिसेंटर में जो पटना एपिसेंटर है वहां हम मौजूद हैं। और जो ये पूरा का पूरा जो ये जंग चल रहा है, ये जो जंग चल रही है, उस जंग में युद्ध में के बाद विजेता यहां आएंगे। पीछे हमारे जो बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और उसी परिसर में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। यहीं से हमारे अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी को मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे तमाम साथी फरहाद शाकिब जी आइए, सब आप आ जाइए, फिर परिचय करवाता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। प्रेम कुमार जी थे इधर, प्रेम कुमार जी आइए। हाँ प्रेम कुमार जी, कैमरा थोड़ा और पैन कर लीजिए ताकि सब दिखें। हमारी दो सहयोगी हैं, उनको भी थोड़ी देर में बुलाता हूं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज इस चर्चा को थोड़ा सा, पहले फेज का मतदान चूंकि समाप्त हो चुका है और आप सब लगातार घूम रहे, प्रचार समाप्त हो चुका है, और इसके बाद 6 तारीख को मतदान होगा पहले फेज का। लेकिन अभी तक कहां पहुंचा है ये पूरा का पूरा चुनाव, ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग कौन लीड ले रहा है, पहले फेज में कौन लीड ले रहा है, पहला सवाल लोग यही पूछ रहे हैं। तो हम भी यही सवाल लेकर आप सबके बीच आ रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट में आप लोग बताएंगे कहां से शुरू करें। प्रेम कुमार जी, बहुत दिनों से आप घूम रहे हैं, और हमारे दर्शक साथी प्रेम कुमार जी हैं, चितरंजन जी हैं, मुकुंद जी हैं, इधर प्रशांत जी और इधर फरहाद शाकिब जी, हमारे तमाम 5 पैनलिस्ट यहाँ बिहार विधानसभा की धरती पर बिल्कुल इस परिसर में मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, आपसे ही कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है और क्यों? देखिए, चुनाव, बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए की राजनीति का दरवाजा खोलने वाला है कि वो दरवाजा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जाने वाला है। केंद्र की सियासत भी हिलने वाली है, पूरे देश की ही नहीं दुनिया की निगाह है। पहले चरण का आज जो है प्रचार समाप्त हुआ है, और इस चुनाव में अगर बहुत छोटा सा सवाल है कि चुनाव किधर जा रहा है, और ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, और सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या है। सबके अपने अपने अनुभव हैं और उस हिसाब से लोग बोल रहे हैं। मैं भी बीते 5 महीने से बिहार की गलियों में घूमा हूँ, और मुझे अब ये चुनाव महागठबंधन की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। ये पहले चरण के चुनाव में बड़ा बराबरी का मुकाबला है। 2020 के हिसाब से अगर बात करें, एक गठबंधन को 60 सीटें हैं, एक को 61 सीटें हैं। तो इस चरण में जो लीड लेगा वो वास्तव में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी समझिए उसकी लीड बनी रहेगी। ये लीड स्थायी हो जा सकती है। इस हिसाब से पहला चरण मजबूत है, और हमने देखा है लालू प्रसाद जी ने खुद रोड शो के लिए वो उतरे इस चुनाव के आखिर में, और अपना यादव लैंड, यादवगढ़, उसको बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ा एक ये है, मैं और भी आगे बात करूंगा, लेकिन बहुत सारे साथी हमारे शेयर करेंगे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 60 और 61 सीटों का 121 सीटें हैं टोटल, और उसमें से एक खेमे के पास 60 है, दूसरे खेमे के पास 61 है। और पिछली बार ये लगभग बराबरी पे मामला छूटा था। उसके बाद सीमांचल का एरिया जो है वो महागठबंधन के लिए कहें तो वो ठीक नहीं रहा, और वहां से एनडीए लीड लेकर सरकार पर काबिज हो गया। लेकिन इधर फरहाद जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा मैं एक एक करके आपसे भी वही सवाल, किस दिशा में जा रहा है चुनाव, क्यों जा रहा है, जल्दी से 2 मिनट। देखिए राजीव भाई, हम लोग पिछले 2-3 दिनों से जब से फील्ड में हैं, और हम लोगों ने बैलेंस करके फील्ड को कवर करने की कोशिश की। हम तेजस्वी यादव की तरफ भी गए, हम नालंदा भी गए, हरनौत भी गए, नीतीश कुमार जी के घर भी गए हम लोग, और ये समझने की कोशिश की कि क्या नीतीश कुमार जी अब इस चुनाव में कितने प्रासंगिक रह गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो अब समझ में आ रही है, और ख़ास के पिछले 2 दिनों से जो घटनाक्रम हम लोगों ने इस पटना में देखा है, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 2 विधानसभा क्षेत्र, दीघा, माफ़ कीजिएगा, फुलवारी शरीफ और दानापुर, इन दोनों जगहों पर बीमार और अस्वस्थ लालू जी जब उतर जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, वो रोड शो करते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन उनका इस चुनाव के अंतिम 2 दिनों में सड़क पर उतर जाना, ये एक बड़ा संकेत है, एक बड़ी मैसेजिंग है इस चुनाव के लिए कि लालू यादव
अभी इस चुनाव में आप उनको माइनस करके नहीं चल सकते हैं। उनको मीडिया ने कवरेज दिया और बहुत कवरेज दिया। ये अलग बात है कि उनका अपना अंदाज है उनको कवरेज देने का। वो लालू के साथ जंगल राज को जोड़ना जरूरी समझते हैं और या फिर एक मैंडेटरी सब्जेक्ट मानते हैं। अगर लालू की चर्चा की जाए तो हम जंगल राज की भी चर्चा करें। लेकिन जब हम नीतीश की बात करते हैं तो नीतीश के साथ वो उसी तरह से भेद मतलब एक पक्षपातपूर्ण रवैया मैं कह सकता हूं कि ये लोग जो है अपनाते हैं कि विकास पुरुष और 20 सालों का जो विकसित बिहार इसको भी जोड़ना ये लोग नहीं भूलते हैं। तो एक नैरेटिव जो आज भी मुझे लगता है कि गोदी मीडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों की जो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और हम लोगों की जो अपनी ग्राउंड फाइंडिंग्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि महागठबंधन को एज है। और अगर मेरा अपना ये मानना है कि अगर आज तो चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, नीतीश जी के चेहरे की घोषणा अब तक नहीं हुई है। फर्स्ट फेज के पोल के बाद अगर फीडबैक एनडीए गठबंधन की तरफ खास के भाजपा में ये जाता है कि नीतीश के चेहरे की घोषणा नहीं करने पर उसको नुकसान हो रहा है, तो अब जो अगले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार होगा उसमें आप कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी या अमित शाह को अगर ये बोलते हुए सुन लें कि नीतीश जी सीएम के उम्मीदवार हैं तो आपको कोई आश्चर्य? अगर आप ये बोलते हुए सुन लें तो आप समझ जाएगा कि पहला चरण एनडीए लूज करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फीडबैक भाजपा के पास है। जरा आपसे चित्तरंजन जी आपसे समझना चाहता हूँ वही सवाल ये 2 मिनट फर्स्ट राउंड में करते हैं, उसके बाद फिर इसको विस्तार देते हैं इस चर्चा को। सवाल यही कि फर्स्ट फेज आज प्रचार खत्म और एज किसको, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है देखने वाली है, जिससे कि लग रहा है कि चुनाव की दशा और दिशा बदल रही है। आज अंतिम मतलब चुनाव प्रचार का था। अभी पूर्व मुख्यमंत्री की जो मतलब एक रिलेटिव है जीतनराम मांझी की, उनकी गाड़ी में शराब। अब मैं इसका परिप्रेक्ष्य में बता देता हूँ जो है, मतलब कहीं न कहीं स्थिति डामाडोल है और कहीं न कहीं ये तमाम चीजें जो है महागठबंधन पकड़ाई है, उनके प्रचार गाड़ी में पकड़ाई है और ये एक बहुत बड़ा चीज है। और कहीं न कहीं मतलब ये विवशी ये मतलब चीजें दिखाई दे रही हैं, कहीं न कहीं घबराहट दिखाई दे रही है। कैसे भी करके इन प्रकार हम मतलब सरकार में बने रहे जो है, तो इससे यही मैसेज आ रहा है कि हमें लग रहा है कि अभी तक महागठबंधन लीड ले चुका है। अभी तक महागठबंधन लीड ले चुका है कह रहे हैं प्रशांत जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि आज जिन 121 सीटों पर प्रचार बंद हुआ है और इसमें लगभग दोनों खेमे एक एक गोल से बराबर कहा जाए अगर मैच के हिसाब से 60 और 61 सीटें, आज जो 6 तारीख का जो पोलिंग है इसमें किसको कितनी बढ़त मिलती यही तय हो करेगा कि पीछे जो हमारे विधानसभा दिख रही है इस पे राज कौन करेगा। तो एक दूसरी चीज ये कि एक जो फ्लोटिंग वोट है, जो फैक्टर है, एक्स फैक्टर इस चुनाव का, वो है ईबीसी। और इसमें एक बड़ा डेंट जो है वो इस बार महागठबंधन ने मार दिया है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि 2020 में जो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है, ये सीट बंटवारे के दौरान उन्होंने पाला बदल लिया था जी। और वो संदेश उनके तमाम समर्थकों तक नहीं जा पाया था। इस बार वो पहले से महागठबंधन में और लोकसभा में भी थे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे तेजस्वी यादव के साथ। तो एक तो ये फैक्टर, दूसरा एक और हिडन फैक्टर है, वो आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। अब उनके जो अति पिछड़ा वर्ग के या महादलित वर्ग के लोग हैं उनके कम्युनिटी के, वो 10 से 50 हजार की संख्या में 150 विधानसभाओं में फैले हुए हैं और उनका जो प्रभाव होगा वो एक निर्णायक वोट वो दिला सकते हैं। तो ये एक दो बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि जो ईबीसी जिसको जो नीतीश कुमार का एक जिसको कहे कि स्ट्रांग पॉइंट माना जाता था, उसमें एक डेंट जो है वो महागठबंधन ने मार दिया है। अब इसका नतीजा हमको देखना। और एक आखिरी बात ये इस वक्त कि जो राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात की है, देखिए इलेक्शन कमीशन का रोल भी लोगों की निगाह में होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है।
इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो SIR किया है इसका इम्पैक्ट भी हमको देखना होगा। पोलिंग के दिन भी हम इस पे निगाह रखेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे हुए हैं, कितने लोग पहुंच पा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज कितने लोगों को डिप्लॉय कर पा रही हैं पोलिंग बूथ पे, उसी पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुकुंद जी, आपसे भी वही सवाल ये कि फर्स्ट फेज के बाद अब जो फर्स्ट फेज का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन एज किसको और क्यों? फर्स्ट फेज के जो चुनाव प्रचार थे वो खत्म हो गए हैं और जो प्रचार में और हम लोग जो प्रत्याशी पब्लिक के बीच गए वहाँ उनकी जो नाराजगी हमें देखने को मिली, उसमें सबसे पहले नाराजगी यह था जो जनता अब नेता अब उनकी मुद्दा को उठा नहीं रहे हैं। अब देखिए ना, नेता जो हैं कभी अमित शाह आते हैं तो आज ही अमित शाह ने कहा जो ऐसा बटन दबाना है जो झटका इटली में जाए, और पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था जो ऐसा बटन दबाना है जो झटका पाकिस्तान में जाए। तो अब पाकिस्तान और इटली से बिहार चलने वाला नहीं है। दूसरी चीजें यह है जो एनडीए खेमे में हमने देखा है, जिस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किन्हीं नेता ने बिहार डेवलपमेंट पर बात नहीं की, बिहार के युवाओं की बात नहीं की, और विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी जब आते हैं तो बिहार के मुद्दे पर बिहार के लोगों की बात करते हैं। और युवाओं का ज्यादा रुझान इस बार इसमें महागठबंधन की तरफ दिख रहा है, और युवा जिस तरफ होंगे तो युवा से बहुत प्रभावित होता है। और मुझे इस बार लग रहा है जो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को महागठबंधन को एज है। और जो है सो दूसरी इसमें एक महत्वपूर्ण बातें और देखी गई है, जो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, शराब के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा है, यानी कि मौजूदा सरकार की जो कमजोरियां हैं उसको नहीं बताया जा रहा है। और जितने भी युवा हैं, महिलाएं हैं, आज तो हम लोग बातचीत भी किए महिलाओं से, उन लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा हमारी जो समस्या है उसे सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार परिवर्तन का थोड़ा सा लहर है। हाँ, 20 साल का सफर तय कर चुके हैं नीतीश कुमार, और इन 20 वर्षों में क्या कुछ रहा है, क्या कुछ हुआ है, इन सबको आप लोगों ने देखा है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार को आखिर क्यों पीछे कर दिया गया, एक बड़ा सवाल ये भी आता है। और थोड़ी सी इस राजनीति के केंद्र में नीतीश बाबू रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, और इस बार अभी नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था पटना में, उस रोड शो में भी कहीं नीतीश कुमार नजर नहीं आए। कटआउट्स में हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है चुनाव, ये तो दिखाई देता है। और उनके चेहरे पे हार जाती है तो फिर नड्डा साहब आ जाते हैं, लेकिन जीतती है तो नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है। जाना चाहिए, ठीक है, वो भी प्रचार में रहते हैं हमेशा। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश बाबू आखिर हैं कहाँ, नीतीश कुमार हैं कहाँ? प्रेम कुमार जी, अगर नीतीश कुमार के चेहरे के साथ इस ढंग से जैसा हो रहा है अभी, उनके चेहरे को कहीं ना कहीं किनारे किया गया है, दरकिनार करके आगे बढ़ने की कोशिश जो कर रही है बीजेपी, क्या लगता है इससे बीजेपी को फायदा है, एनडीए को फायदा है? नीतीश कुमार का कुनबा फिर से या एनडीए का कुनबा फिर से सत्ता पर काबिज हो सकता है इनको किनारे करके? नीतीश फैक्टर कितना इस चुनाव में मायने रखता है? जी, बहुत अहम सवाल है राजीव जी, कि इस चुनाव में मुझे लगता है जब नतीजे आएंगे ना तो पछताएगा एनडीए, पछता रही होगी बीजेपी कि हमारे पास नीतीश कुमार के रूप में एक ऐसा चेहरा था जो एनडीए का पार्ट था, जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री उनको घोषित नहीं किया, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, और इसी वजह से उनको पछताना पड़ रहा है। ये बात जो है उनको समझ में तब आएगी, क्योंकि इस पूरे चुनाव में एक बात सामने आई है कि नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा नहीं है लोगों में। नीतीश कुमार महत्वपूर्ण बने हुए हैं, राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, ये दिख रहा है। और महिलाओं का उनके प्रति झुकाव भी, इसका ये भी नैरेटिव बना हुआ है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए एनडीए सामने नहीं आया, उसको संकोच हुआ। क्यों? क्योंकि उसको बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए, इसलिए एनडीए की संभावनाओं को कुठाराघात किया। जो काम मैं कह रहा हूं विपक्ष ने नहीं किया, वो काम बीजेपी ने खुद एनडीए के लिए कर लिया। आपके सवाल का यही जवाब है। जी, आप कैसे देखते हैं इसको, इसी सवाल?
देखिए, प्रेम सर जो कह रहे हैं नीतीश जी की प्रासंगिकता को लेकर के बिल्कुल वाजिब है। और प्रेम सर कह रहे हैं कि भाजपा को लगेगा भाजपा सामने नहीं आ रही, वो संकोच कर रहे हैं। मैं उसको संकोच नहीं मानता हूं। भाजपा दरअसल धूर्तता कर रही है नीतीश जी के साथ, और नीतीश जी को शिंदे गति प्राप्त कराने की जो कोशिश ये जो भाजपा कैंप कर रहा है, और इसमें अब जबकि मतलब पुख्ता इस बात के सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि नीतीश जी की वो कथित भूंजा पार्टी, किचन कैबिनेट के भी जो लोग हैं, मैं नाम भी ले लेता हूं, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ये 4 महत्वपूर्ण लोग हैं नीतीश जी की भूंजा पार्टी में, जो ऑपरेशन नीतीश टू शिंदे उसमें लगे हुए हैं। और अमित शाह के साथ जो है उनका एक अलग सा एक कॉकस बना हुआ है। और वो आपने सीट शेयरिंग को लेकर के देखा होगा, जिन सीटों पर नीतीश जी, क्या संजय झा को ये बात पता नहीं रही होगी कि सोनबरसा किसकी सीट है? सहरसा कोसी सीमांत के इलाके में रत्नेश सदा महादलित समाज से आने वाले एक बहुचर्चित चेहरे हैं। सोनबरसा उनकी सीट है, वो सीट एलजेपीआर के खाते में दे दी गई। ये बड़ा सवाल है। मोरवा की सीट एलजेपीआर के खाते में दे दी गई, वो मोरवा की सीट जिस मोरवा की सीट के इफेक्ट के तौर पर सराय रंजन से विजय चौधरी पिछला चुनाव जीत के आए थे, बहुत कम मार्जिन से। अगर मोरवा की सीट में विद्यासागर निषाद चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो मुझे लगता है चितरंजन जी भी बिहार में रहते हैं, मुकुंद जी भी बिहार में रहते हैं, बताएंगे आपको कि विजय चौधरी का चुनाव फंस गया था। और चूंकि बगल की मोरवा की सीट का जो विद्यासागर निषाद जी का फैक्टर था, सहनी समाज का जो फैक्टर था, उस फैक्टर की वजह से विजय चौधरी का चुनाव निकल पाया, वो सीट एलजेपीआर को दे दी गई। तो ये सीट शेयरिंग को अगर आप बहुत माइन्यूटली डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खेल क्या चल रहा था दरअसल। लेकिन मैंने फिर बार बार कहा है कि जब लोग नीतीश कुमार की पॉलिटिकल ऑबिचुअरी लिखने के लिए कलम उठाते हैं, उनको अपनी कलम रोकनी पड़ती है। और आपने देखा होगा कि जिस नीतीश को मीडिया के एक बड़े धड़े ने अचेत और निष्क्रिय मान लिया था, उन्होंने किस तरह से रातों रात रिमोट अपने हाथ में लिया। और अब आपको ये चेहरे कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अब आपको मनीष वर्मा दिखाई दे रहे हैं, अब आपको रत्नेश सदा दिखाई दे रहे हैं, अब आपको सुपौल वाले विजेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं, संजय झा और ललन सिंह अब आपको गोदी मीडिया के स्टूडियोज में दिखाई दे सकते हैं, कॉन्क्लेव में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जनता के बीच अब ये लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि नीतीश जी सचेत हो गए हैं और नीतीश जी की प्रासंगिकता इस चुनाव में बनी हुई है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव तो कम से कम इस चुनाव तक तो आप नीतीश जी को माइनस नीतीश नहीं कर सकते। नहीं, नीतीश जी की प्रासंगिकता बनी हुई है, लेकिन नीतीश जी क्या ऑबिचुअरी की बात आप कर रहे थे, तो क्या वो अपने साथी की ऑबिचुअरी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं क्या? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने कितनों की ऑबिचुअरी लिख डाली है। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या फर्क पड़ेगा अगर नीतीश कुमार को माइनस करके बीजेपी चल रही है, तो बीजेपी पर कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि यह सेल्फ गोल है। मतलब एनडीए कुनबे ने अपना सेल्फ गोल मारा है। ये अगर आपके नेता नीतीश कुमार हैं तो हमें लग रहा है कि हर जगह उनकी चर्चा होनी चाहिए थी जो है, लेकिन चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। चर्चा तो छोड़ दीजिए, इनके बैनर पोस्टर से वो गायब हैं। यहाँ तक कि जो है अब उनको भी समझ में आ गया है, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां से मोदी जी गायब हो गए हैं भाई। तो ये मतलब है तो साथ साथ में दिखाई देने के लिए, लेकिन ये चल साथ साथ में नहीं रहे हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, ये छोटी सी मतलब बात जो है, हालांकि बहुत बड़ी हो सकती है। ये हम कल से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ मतलब फिर जो है एक बार जो है जो आरजेडी के समर्थक हैं वो लिखना शुरू कर दिए हैं जो है कि लालटेन ही जो है, सॉरी तीर ही लालटेन है। और कल से मतलब जो है ज्यादा हो गया है, कल से ज्यादा हो गया है। और कहीं ना कहीं एक चीज और देखिएगा जो है, तमाम सभाओं में जो है तेजस्वी मतलब अब हल्का मौन दिखाई दे रहे हैं जो है, खास करके जो है नीतीश कुमार को लेकर के जो है। तो हमें तो लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जो ये अंदर खाने जो कुछ चल रहा है और फिर उसके बाद जो चुनाव होने के बाद जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाए। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार है, इनको हल्के में जिसने लिया है ना वो हल्का हो गया है। जो हल्के में लिया है नीतीश कुमार को वो हल्का हो गया। लेकिन क्या इस बार नीतीश कुमार भी जा रहे हैं और मतलब नीतीश कुमार के लिए भी अच्छा नहीं ये चुनाव, और बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के कारण अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, सेल्फ गोल? देखिए 100% भी नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट हो तो मुख्यमंत्री तो तब भी नहीं बन सकते हो जी। तो मुख्यमंत्री बनना है बीजेपी के साथ मिलके। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनाया। तो अब ये
एक डार्क ग्रे एरिया है। अब इस ग्रे एरिया में क्या होता है ये महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं। और इस बार बीजेपी, देखिए मैं इलेक्शन कमीशन को राइट ऑफ करके इस इलेक्शन को नहीं देख पा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की एक भूमिका है और वो भूमिका केवल इलेक्शन मैनेजमेंट की नहीं है, उसके ज़्यादा है, बियॉन्ड है। क्योंकि जिस तरीके से बगैर किसी एजेंडा के, बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी पेपर वर्क के SIR किया गया 24 जून को, तो ये किसी फीडबैक के जरिए किया गया। कोई भी सरकारी महकमा या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे नहीं करती है कि कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, कोई मीटिंग्स नहीं हुई, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और अचानक रात के 8:15 बजे एक प्रेस रिलीज आ जाती है। तो ये जो हुआ है बिहार इलेक्शन के ठीक पहले, तो इलेक्शन कमीशन का एक रोल है। एडिशन डिलीशंस हुए हैं और उसका इम्पैक्ट कितना है वो हम देखेंगे 14 तारीख को। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक रोल है और उस रोल के बाद इसमें नीतीश कुमार जी कहाँ ठहरते हैं, बीजेपी कहाँ ठहरती है, ये हम देखेंगे। बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ, नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन के साथ इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने यहाँ आई है, इस इरादे से आई है। इसीलिए SIR हुआ है, इसीलिए सब कुछ मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं हुआ है। और जब से बीजेपी का जन्म हुआ है 1980 से, तब से हिंदी प्रदेश में अकेला बिहार है जहां मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बन पाया कभी भी। तो ये हसरत है उनकी और इस हसरत को पूरा करने की इस बार कोशिश है जैसे तैसे। लेकिन इसमें बहुत सारे पेंच और हैं जो हमारे बाकी साथी भी चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर होगा वो लगभग 55% मतदाता 20 से 40 साल की उम्र का है, जो युवा है, जिसके ऊपर उन सब प्रोपेगेंडा का असर नहीं पड़ रहा जो मोदी जी अपने मंचों से कह रहे हैं, जंगल राज वगैरह। तो वो मतदाता बहुत डिसाइसिव होगा। उसके लिए पलायन मुद्दा है, उसके लिए रोजगार मुद्दा है, उसके लिए पेपर लीक मुद्दा है, उसके लिए बिहार का भविष्य मुद्दा है। और ये जो मुकुंद जी तमाम मुद्दे गिना रहे थे, तो ये मुद्दा जो है ये 55% ये तय करेगा इस चुनाव की दिशा क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस चुनाव पे आता हूँ एक मिनट, जरा इसी मसले पे मुकुंद जी आपकी राय भी आपसे भी समझना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को किनारे करने का मतलब, इसके क्या मायने हैं और उसका कितना असर पड़ सकता है इस चुनाव पे। नीतीश कुमार को किनारे करने का जो NDA के द्वारा जो किया गया है, अब तक यह घोषणा नहीं किया गया। नीतीश कुमार को अपने बैनर पोस्टर से भी हटा दिया गया है। इसकी शुरुआत टिकट बंटवारे से पहले ही हो गई थी। टिकट बंटवारे के वक्त भी लग रहा था जो आंधुनी इन लोगों के बीच में कलह है। जिस तरीके से आप पिछली बार देखे होंगे, जो RCP सिंह इनके विभाग में मंत्री थे और उनको केंद्र में इनके साथ थे और उनको केंद्र में भेजा गया था पूरा सिस्टम सेट करने के लिए, और वो खुद मंत्री बनकर चले आए थे, तो उनको तब तक नहीं रोका गया था जब तक कोई उस टाइप का मुद्दा नहीं हुआ। इस बार आप देखें जो जिस तरीके से अशोक चौधरी पर आरोप लगा और नीतीश कुमार खामोश हो गए, चूंकि 0 टॉलरेंस की नीति और सुशासन की सरकार का उनका अपना बोलबाला रहा है, लोग उनको इस नाम से जानते भी हैं। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार खामोश हो गए, खामोश बैठे रहे, और चुनाव में बिना नीतीश का इस बार कुछ विशेष नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार को अगर कोई माइनस कर चल रहा है तो ये उनकी भूल है, क्योंकि NDA नीतीश कुमार चुनाव के बाद जब उनके पास बहुमत आएंगे, चाहे जो भी बहुमत आएंगे, तो जिधर नीतीश उधर सरकार बनने की ये कहानी बहुत पीछे से आ रही है। मतलब आप अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू उधर से उधर जा सकते हैं। नीतीश कुमार, चूंकि पॉलिटिक्स तो संभावनाओं की खेल है ना, जिनके पास अगर आप यह देखिए ना, इसमें बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, या चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, कोई भी हो, ये कितनी बार पार्टियों को बदल चुके हैं जब जहां उनका मन मिलता है। और इन नेताओं का एक चीज आप और देखे होंगे, जो 5 साल में कितनी बार भी पार्टी बदल लें, ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। केंद्र में जाते तो जरूर हैं, पर सिर्फ अपनी बात रखने के लिए, जो मुझे मेरे इस विभाग में बनाइए, इस विभाग में ऐसा करिए। तो इन सब नेताओं से तो मजबूत नीतीश कुमार हैं
और जिधर नीतीश उधर सरकार बनेगी। ये भूल में कोई नहीं रहे और एनडीए गठबंधन इससे क्या, अगर नीतीश कुमार का नाम, उनके नाम की घोषणा न करके, क्या बीजेपी ने यहाँ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? सेल्फ गोल है? सेल्फ गोल नहीं हो सकता है, नहीं, बीजेपी के लिए सेल्फ गोल असंभव है यहाँ पर, क्योंकि जिधर नीतीश उधर, चूंकि त्रिकोणीय समीकरण की लड़ाई है यहाँ पर ना, नीतीश जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। मतलब नीतीश के बिना सरकार नहीं बनेगी, नीतीश की सरकार नहीं बनेगी। अब फैक्टर्स की बात करते हैं, आप कुछ बताना चाह रहे थे, फिर मैं अपने दोनों सहयोगियों को बुलाना चाहूंगा। और रोजाना काउंटडाउन की बात कर रहे हैं। आज जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल पेज से ये ट्वीट पोस्ट किया गया है। मैं चाहूंगा फारूक जरा इसको जूम कर। 10 आज ये 10 दिन हो गया है, 14, 13, 12, 11 और आज हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 10 की आज इंतजार आ रही है नीतीश सरकार। और इस ग्राफिक्स में आपको सिवाय नीतीश के कुछ भी नहीं है और एक एनडीए सरकार भी नहीं है, और ये 25 से 30 फिर से नीतीश। यानी ये जो मुकुंद भाई जो कह रहे हैं, ये जो असल में मैं बताना चाह रहा हूँ, ये उसी आशंका को बल देता है, नैतिक बल देता है कि सरकार उन फैक्टर्स की बात करते हैं जिन फैक्टर्स के जरिए ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं गठबंधन के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए खेमे से ये दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें से एक फैक्टर जिसके बारे में आज राहुल गांधी जब औरंगाबाद सहित 2 और अलग अलग स्थानों पर वो भाषण दे रहे थे, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, वो फैक्टर है युवाओं का फैक्टर। कल हम लोगों ने बात की थी महिलाओं के फैक्टर पे, आज युवाओं के फैक्टर पे बात करना चाहता हूं और इस फैक्टर पे आप लोगों तक आऊंगा, लेकिन आप लोगों से पहले जरा मैं अपने दोनों सहयोगी आंचल और आराधना आप दोनों को भी बुलाना चाहता हूं। और युवाओं से चूंकि आप लोगों ने बात की है और अभी प्रशांत जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। आ जाइए आप लोग, प्रेम कुमार जी आइए, आप भी आइए। मतलब हम लोग चर्चा जारी रखे हुए हैं। युवाओं से आप लोगों ने बात की, प्रशांत जी अभी कह भी रहे थे कि 55%, 51 या 55%, 55% जो है 40 साल की 20 से 40 उम्र के मतदाता 55% है बिहार में। तो 20 से 40 बहुत एक गैप देखिए, 55% बहुत और युवाओं का, और ये जिधर जाएंगे उधर ये चुनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद महिलाओं की बात आती है। महिलाओं की संख्या जो है इस बार के वोटर लिस्ट के हिसाब से, एसआईआर का जिक्र प्रशांत जी कर रहे थे, एसआईआर के हिसाब से 47 और 53 का हो गया है। तो महिलाएं 47% पे आ गई हैं, जो लगभग बराबरी होनी चाहिए थी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है। जब आधी आबादी की बात होती है तो आबादी में भी आधा आधा बंटवारा होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिहार के लिए, बिहार प्रदेश के लिए। और पिछड़ने का एक ये कारण भी है जो जब आप महिलाओं को किनारे कर देते हैं तो। लेकिन उसमें कल हम लोगों ने इस पे बात की है, आगे भी बात करेंगे हम लोग, फिर और दूसरे स्टेट्स में आप लोग जाएंगे तो बात करेंगे। आंचल, सबसे पहले आपसे, फिर आराधना आपके पास आना चाहता हूं, दोनों से। आप लोग पटना यूनिवर्सिटी भी आज गई, आप लोग कुछ और ऐसे छात्रों से आप लोगों की बातचीत हुई, सारे वीडियो हैं और हमारे दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो उस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे बाद में। लेकिन उससे निकल के क्या आया, वो दिन भर जो इन लोगों ने आज दिन भर युवाओं के साथ बातचीत की है, वो इन लोगों के जरिए समझना चाहता हूं। आप बात कर रही थी कुछ स्टूडेंट्स जो बैठकर सॉल्व कर रहे थे। हाँ, वो गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं, चबूतरे पे दो बैठे हुए हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं तो अपने जीवन में पहली बार देखा कि कहीं और बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। वो क्या था वो बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। मैं पढ़ा हूँ इसी पटना में, उसके बाद मैं कह रहा हूँ। जी राजीव जी, जब हम घाट पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक तरफ तो आस्था की डुबकी लगाई जा रही है और दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो बैठे हैं क्वेश्चन पेपर लेकर और उसको सॉल्व कर रहे हैं। और वहां पे एक अलग ये था कि जो पेपर सॉल्व किया जा रहा था, जो छात्र सॉल्व कर रहे थे, वो पेपर बाद में उनके मास्टर आके वहीं पर चेक भी करते हैं। और ये कोई मतलब 1 या 2 दिन की बात नहीं है। वो छात्र जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें बताया कि वो डेली आते हैं और डेली ऐसे ही कम से कम 2 घंटे वहां बैठते हैं, अपना पेपर सॉल्व करते हैं और अपना पेपर चेक कराते हैं और उसके बाद वो जाते हैं। मतलब उस किनारे पर पढ़ाई भी की जा सकती है, जहाँ पर आस्था है वहां पर शिक्षा भी है। इस तरीके का हमें नजारा देखने को मिला। उसके बाद जब हमने छात्रों से बात की कि माहौल कैसा है, आपने पूछा नहीं कि आखिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, जा पढ़ना है तो कॉलेज में पढ़ो या उस इंस्टीट्यूट में पढ़ो जिस इंस्टीट्यूट में आप इसकी, और क्या किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे?
सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। और जब हमने छात्रों से पूछा कि यहाँ आप क्यों बैठे हैं, आप पढ़ाई तो अपना घर कर सकते हैं, आपने कोचिंग सेंटर में कर सकते हैं, पटना कॉलेज पास में ही था, तो पटना कॉलेज के जो कुछ छात्र बैठे थे पढ़ाई कर रहे थे, उनसे हमने बोला कि आप तो कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कॉलेज में ऐसे हालात ही कहाँ है कि वहां बैठकर पढ़ाई की जाए, क्योंकि कॉलेज में तो गुंडागर्दी देखने को मिलती है और कॉलेज की जो हालात हैं, जिस तरीके से वो बिल्डिंग बनी हुई है, वो काफी जर्जर है, काफी झड़ रही थी। जब हमने उनसे पूछा कि ऐसे और क्या क्या चीजें हैं कॉलेज में इस तरीके की, तो उन्होंने बताया कि पानी भी नहीं है। मतलब एक तरफ सामने गंगा है, गेट खुलता है तो हम गंगा देखते हैं कॉलेज के गेट से, और दूसरी तरफ पानी नहीं है कॉलेज में, वहां वॉशरूम की सुविधा नहीं है, महिलाएं नहीं आती हैं, मतलब लड़कियां जो हैं वो कतराती हैं कॉलेज आने से, क्योंकि उनको डर है। जिस तरीके का माहौल कॉलेज में देखने को मिल रहा है, उसके बाद लड़कियों को डर लग रहा है कि हम कॉलेज जाएं या ना जाएं। तो मुश्किल से ही 4 लड़कियां आती होंगी। इस तरीके का जो वहां पे छात्र थे, युवा थे, उनका कहना था कि लड़कियां ही नहीं आती, उनको डर लगता है। बाहर से पहले ऐसा होता था कि बाहर से अदर स्टेट से पढ़ने के लिए लड़कियां पटना आती थी, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, लेकिन अब तो खुद पटना की जो लड़कियां हैं वही कॉलेज नहीं जाती है, वही कतराती हैं जाने से, तो बाहर से तो क्या ही आएंगी। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी है कि पॉलिटिकल सवाल आपने किया होगा, पूछा होगा कि पॉलिटिकली ये लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, नीतीश बाबू को दोबारा लाना चाहते हैं या तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे हैं, क्या बता रहे थे वो लोग, मतलब इन जनरल वे? जी जी बिल्कुल। जब छात्रों से बात की गई तो उन्होंने बोला कि मतलब उनके हाव भाव से भी पता चलता है कितना आक्रोश था उनमें नीतीश सरकार को लेकर। कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, जब छात्र सड़कों पर उसका विरोध कर रहे हैं तो, और उसके बाद उस चीज को लेकर छात्राओं में आक्रोश था। उन्होंने कहा कि हमें नीतीश सरकार नहीं चाहिए, नीतीश कुमार चोर है, इस तरीके के नारे भी लगाए गए और काफी विरोध किया गया कि उन्होंने जो शिक्षा स्तर है वो काफी गिरा दिया है। जब से 20 साल से नीतीश सीएम बने हैं तब से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें अब बदलाव चाहिए, वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। वो एक चीज को, मतलब एक सीएम को देख देख कर थक भी गए एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया है। जो हालत है और ज्यादा बुरी होती जा रही है पहले से। पहले ऐसा होता, पहले कॉलेज की जो हालात आज देखे गए वो पहले ऐसे नहीं थे अब, लेकिन जो इस स्थिति निकलकर सामने आ रही है उसके बाद उनका ये कहना है कि वो बदलाव चाहते हैं। अब कुछ और नया होना चाहिए, कोई सीएम कुछ और, मतलब कोई ऐसा सीएम बने जो उनके बारे में सोचे, उनके हक के बारे में लड़े, उनके हक की आवाज उठाए। तो सीएम की बात, पॉलिटिकल युवाओं की जो बात प्रशांत जी कर रहे थे, वही बात मैं इन लोगों के जरिए समझना भी चाह रहा था। दोस्तों, जो ये बात कर रही हैं, आंचल कर रही हैं, अभी आराधना से भी पूछूंगा, क्योंकि युवाओं के बीच दिन भर, इन लोगों का आज दिन भर काम ही यही था, युवाओं के बीच जाना, उनसे उनकी समस्याएं, उनकी बातें, उनके मुद्दे और किन मुद्दों पे वो वोट देने जा रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये सब कुछ जानना आज इन लोगों ने जाना, पहचान, और उसके बाद आप तक एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं इस न्यूज पॉइंट के जरिए। लेकिन इस पूरे वीडियो को जो ये बता रही हैं, वो पूरा प्रमाण, प्रूफ, वो आप वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं। बहुत जल्द वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा, उसको देखिएगा। लेकिन आराधना, आपने भी बात की पटना यूनिवर्सिटी के उस बिल्डिंग में भी जिसका जिक्र कर रही हैं आंचल, उसमें भी गई, जर्जर हालात जो वहां के हैं वो भी आपने देखे। लेकिन ओवरऑल मैं प्रशांत जी की बात से ही आना चाहता हूं आपके पास कि 55% युवाओं का बिहार, 20 से 40 साल की उम्र वाला ये युवा वर्ग जो नौकरी के लिए, कुछ लोग साइकिल से आ रहे थे, जा रहे थे, एक जज साहब थे वो आ रहे हैं, तो फिर साइकिल से इन लोगों को उतरने के लिए कह दिया गया है क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये सब भी है, थोड़ा सा ये फ्यूडलिज्म की तस्वीर नजर आती है, बोलना पड़ेगा क्योंकि डेमोक्रेसी है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि चल रहे हैं, छात्र हैं। कहने का मतलब यह है कि आप छात्रों को कि हर ढंग, हर रूप, हर तरह से आप इग्नोर कर रहे हैं, उनको परीक्षा के लिए जो जगह मुहैया होनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, आप उनके लिए सुख सुविधाएं जितनी होनी चाहिए कॉलेज में वो नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं? और ऐसे में आपने जब बातचीत की, आपका क्या अनुभव कहता है, जरा ये बताइए। राजीव जी, मैंने जो देखा वहां पर मुझे साफ साफ दिखाई दिया, 2 तस्वीरें थी एक तरह से। जब हम कृष्णा घाट थी वो जगह, जब हम वहां गए तो घाट पे किनारे छात्रों का डेडिकेशन देखा मैंने। घरों से बाहर घाट पर बैठकर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। घाट पर कोई जाता है, नज़ारे दिखते हैं, मतलब गंगा के पास इतनी अच्छी हवाएं लगती हैं, वो एंजॉय कर सकते थे, चिल कर सकते थे। बट उनके लिए उनका करियर बहुत जरूरी है, वो वहां भी बैठकर सुबह सुबह अपना वक्त निकाल कर पहुंचे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं जब थोड़ी दूर जाकर हम पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो हमने देखा कि प्रशासन कितना डेडिकेटेड है इन छात्रों की शिक्षा के लिए। यूनिवर्सिटी की हालत बहुत ही खस्ता थी, बिल्डिंग
सालों पुरानी थी। ऐसा लग रहा था कि बस एक बार बन गई है, उसके बाद फिर कोई, हाँ, अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है, एक बार बना दी गई, फिर किसी ने पूछा तक नहीं कि अब इस बिल्डिंग में और कुछ काम बाकी है, मरम्मत होना चाहिए, कुछ भी नहीं। छात्रों का कहना था वॉशरूम तक से नहीं है। आप सोचिए, वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का, ये तो बेसिक अमेनिटीज है। आप अगर यही नहीं दे पा रहे हो तो आप क्या दे रहे हो उन्हें? शिक्षा तो दूसरी बात हो गई, आप तो उन्हें बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर रहे हो उस कॉलेज में। कोई छात्र क्यों आएगा? और ये गुस्सा उनकी बातों में दिखाई दिया। जब हमने बात की, छात्र बहुत ही गुस्से में थे। वो तो सीधे सीधे कह रहे थे कि बदलाव चाहिए, नीतीश कुमार को जाना पड़ेगा, उनके रहते शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। और पिछले 20 साल में हमने देख लिया कि उन्होंने क्या किया है, युवाओं पे कितना ध्यान दिया है उन्होंने, वो सब हमने देख लिया। और जहां तक आप एक जो बात कह रहे हैं कि फिलहाल बिहार में 55% युवा हैं, बिहार ही नहीं राजीव जी, आप आंकड़ों को देखिए तो पूरे भारत देश में अभी युवा वर्ग की आबादी लगभग सबसे ज्यादा है। और मतलब ये कहा जा रहा है कंपैरेटिवली कि अभी भारत अपने विकास के लिए सबसे अच्छे दौर में है। जहां युवा सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा काम किया जा सकता है विकास के क्षेत्र में। लेकिन वो काम कैसे होगा जब तक सरकार युवाओं को उसके लिए सुविधा नहीं देगी? युवा अपने दम पर क्या करेंगे? आप अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में अभी इस दौरान जब हर जगह रैलियां चल रही हैं, नेताओं का तांता लगा हुआ है, इस दौरान भी पटना के छात्रों का कहना है कि हमारे पास कोई नहीं आया, हमने कितनी शिकायतें की, हमारे प्रिंसिपल तक नहीं आते कि एक बार मिल ले छात्रों से, साल भर में एक बार चेहरा दिखा ले, वो भी नहीं होता है। और टीचर्स है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को अपॉइंट किया गया है। तो शिक्षा का स्तर क्या है? और वो भी बिहार जैसे राज्य में जो कि वैसे भी बहुत पिछड़ा है, हर आंकड़ों पे, हर पैमाने पर बिहार सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक माना जाता है। तो ऐसे में अगर शिक्षा के ही नींव को मजबूत नहीं किया जा रहा है तो बिहार को किस दिशा में ले जाने के लिए काम किया जा रहा है? ये फिर क्या ही कहा जाए कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार सत्ता में तो रहे, लेकिन उन्होंने बिहार को बनाने के लिए क्या काम किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर अगर यही हाल है युवाओं का तो बिल्कुल बिल्कुल युवाओं की बात हो रही है। एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसपे हमारी दोनों सहयोगियों ने बहुत मुस्तैदी से काम किया इन लोगों से बातचीत करके। और पटना में युवाओं को अगर लेकर बातचीत हो तो इन लोगों की बातचीत बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए हुए जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनसे हुई। जो पटना में निवास करते हैं उनसे भी, जो पूर्णिया में रहते हैं, कटिहार में रहते हैं, या दरभंगा में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, या और दूसरे भागलपुर में, इन तमाम जगहों से आए हुए जो छात्र हैं, उन लोगों से अगर आप बात करते हैं, वो आते हैं यहाँ की अच्छी शिक्षा हासिल करें। और कुछ छात्र तो ऐसे थे, कह रहे थे कि पहले तो बीएचयू से बेहतर पटना यूनिवर्सिटी लगती थी, इसके बारे में बात होती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो कुछ बदला बदला सा बिहार नजर आता है, लेकिन ऐसा बदला बदला सा बिहार 20 साल में हो गया है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और जब 20 साल के लेखा जोखा, और उसमें भी हर 5 साल में नीतीश बाबू जीत कर उस कुर्सी तक पहुंचते हैं, तो इस बार नीतीश कुमार के लिए वो कुर्सी और जहां जिस रूम में वो कुर्सी रखी हुई है उसका दरवाजा पहले से ही आखिर क्यों बंद करके रखा गया है, उन्हीं के कुनबे की तरफ से। इस पे चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। मगर जब युवाओं की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, तो ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी भी आज इसी मुद्दे पर भाषण देते हुए, और शुरुआत में आपको हमने सुनाया भी राहुल गांधी के विचारों को। और जब रोजगार की बात आती है तो उसमें रील की बात आजकल खूब होती है। लेकिन मैं इसी रील से अब आप लोगों के बीच आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, पहले आपके पास, फिर आप तमाम साथियों के पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, ये रील का मुद्दा, जब नरेंद्र मोदी रील को रोजगार बोल रहे हैं, क्या पेनिट्रेट हुआ है? क्या रील बनाने में अब युवा जुट गए बिल्कुल कि चलो बढ़िया, मोदी जी ने कह दिया, हम तो भक्त हैं? कुछ लोग, भक्त लोग तो ऐसे मिलते हैं, कहते हैं। देखिए राजीव जी, जैसे पकौड़ा बोला गया था वैसे ही रील बोला गया, रोजगार का पर्याय। तो युवाओं में जो इस चुनाव का नतीजा देने जा रहे हैं युवा, सही बताया कि 50 से ज़्यादा प्रतिशत अगर 20 से 40% एज के बीच के युवाओं की है तो वो निर्णायक अपना फैसला देने जा रहे हैं। और युवाओं को सबसे ज़्यादा अगर आंदोलित किया है, झकझोरा है, उम्मीद जगाई है, तो वो बिहार में सबसे लोकप्रिय चेहरा तेजस्वी यादव का है।
जिन्होंने ये जगाया है। सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे लोकप्रिय। उनकी सभाएं देखकर कह रहा हूँ, उनकी सभाओं में जो एनर्जी है, जो डांस है, जो म्यूजिक है, जो आह्लाद है, वो दूसरी सभाओं में दिखता नहीं है, और वो सिर्फ युवाओं की मौजूदगी के कारण है। तो ये दिखाई दिया। एक चीज और है, महिला की आपने कल चर्चा की, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि SIR भी कहीं उल्टा न पड़ जाए NDA के लिए महिलाओं के संदर्भ में, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन जो हुआ है उसमें वो महिलाओं का हुआ है। वोटर डिलीशन जो हुआ है उसमें जी उसमें 60% महिलाएं हैं। तो जो लोग नीतीश कुमार के लिए उनकी ओर आकर्षित महिलाओं को देख रहे हैं और वोट उम्मीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नुकसान भी सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और NDA को होने जा रहा है। हम लोग इस खेमे की मतलब NDA को अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि NDA का प्लस पॉइंट क्या है, पॉजिटिव इस चुनाव में दोनों पक्षों को समझा जाए। आप लोगों के जरिए आप लोगों ने कुछ सोचा होगा। आपसे चितरंजन जी, 20 साल नीतीश कुमार ने राज किया। अगर नीतीश कुमार के चाहने वाले सपोर्टर्स वोट देने के लिए फिर से जा रहे हैं, उनसे भी आप लोगों की बातचीत होती होगी, क्या कहते हैं, क्या कुछ देखते हैं, और अगर समीक्षा की जाए तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार ने, NDA, मैं सिर्फ नीतीश बाबू की बात नहीं कर रहा हूं, NDA की बात कर रहा हूं, NDA कुनबे ने ये बहुत अच्छा कर दिया है और इसलिए हमको ये सरकार बनानी चाहिए, ये सरकार फिर से रिपीट करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, जब अपने एजुकेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं जो है, और एक कहावत भी है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा तेज बोलिए जी। तो जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो अभी जो जवानी है वो चल रही है युवा के साथ में, युवाओं की जो जवानी है युवा के साथ में चल रही है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एजुकेशन जो मुख्य मतलब जरूरत है जो है युवाओं का, उस पे मतलब कहीं ना कहीं जो है वार किया गया, जो है कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की कोशिश हुई, कहीं ना कहीं उसको जो है ध्वस्त करने की कोशिश हुई। अब सोचिए कि मतलब जो स्कूलों में जो है टीचर नहीं है लेकिन दाल भात खिलाया जा रहा है। स्कूलों में जो है मतलब जो प्राइमरी लेवल से भी अगर देख लिया जाए, जहां से शुरुआत होती है शिक्षा की जो है, वहीं पर अगर उसको ध्वस्त कर दिया जाए, वहीं पर उसको पस्त कर दिया जाए, तो फिर आगे की सोच क्या रखेंगे वो युवा जो है। और जहां पर फिर कॉलेज की बात करते हैं, तो अभी हमारे सहयोगी ने बताया जो है कि कॉलेज में क्या स्थिति थी। कॉलेज के बाहर जो बैठ के पढ़ रहे थे गंगा के किनारे में, वो ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। कॉलेज के अंदर में गए तो वहां पे वो लोग बोल रहे थे यार यहाँ पे तो जो है बिल्कुल अलग ही मतलब ये है। जर्जर हालात जो है बिल्डिंग की भी थी, जर्जर हालात जो है प्रशासन का भी था, शासन का भी था। तो ये तमाम चीजें आई जो है। हम एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं माननीय नीतीश कुमार के समय में शिक्षा का स्तर जो है वो गर्त में गया है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये भी थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूं जो है, क्योंकि जितने भी टीचर आए हैं जो है, जो प्राइमरी स्कूल से लेकर मैं चलता हूं, क्योंकि देखिए प्राइमरी स्कूल से जो ना, जब बचपन ही जब सही नहीं रहा तो जवानी कैसे सही होगी जो है। प्राइमरी स्कूल में जितने भी टीचर आए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर सोशल मीडिया हो या मीडिया को बैन इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर जाने के बाद मीडिया वाले सवाल करते थे उनसे, आप जो पढ़ा रहे हैं उसी पर वो सवाल करते थे। यहां तक कि वो टीचर जो है मतलब कहा जाए तो क से लेके जो है मतलब पूरा जी वो नहीं बता पाए थे, ए से लेके जेड तक नहीं बता पा रहे थे जो है। इस स्थिति में जो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है जो कि बच्चों को शुरुआत दी जा रही है। अभी हमारे सहयोगी ने कहा कि वहां पर जो टीचर है एडॉक पे बहाल किए गए हैं, एडॉक पे बहाल किए हुए टीचर जो है वो क्या वहां पर शिक्षा देंगे जो है। जो प्रिंसिपल है वो आता नहीं है वहां पे जो है, वहां पे क्या बोलते हैं अंदर में उनको बैठने की सुविधा नहीं है, वो बेचारे नदी के किनारे बैठ करके जो है पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर को माननीय नीतीश कुमार की सरकार में जो है सबसे नीचे जाते हुए युवाओं ने देखा है और अब युवा रोष में है, अब कुछ बदलाव के मूड में है। जी जी हाँ बिल्कुल, शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। जरा शाकिब जी, युवाओं की बात हम कर रहे हैं, नीतीश बाबू के प्लस पॉइंट को भी थोड़ा मैं चाहता हूं कि कुछ तो निकाल के लेके आइए कि हाँ ये कुनबा जो है 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्लस पॉइंट रहा होगा, तभी तो सरकार में है। और जिधर चाहते हैं उधर चले जाते हैं, पलटी मार के भी सरकार में, और पलटी मार के भी उसी कुर्सी पे बैठते हैं जिस कुर्सी को छोड़ के जाते हैं। बहुत कम मुख्यमंत्री होते हैं जो इधर से उधर गए और उधर से इधर आए, लेकिन कुर्सी वही है।
सिर्फ परिवर्तन होता है खेमे का, तो कुछ तो होगा। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है ये जी। नीतीश जी ने 2020 के चुनाव से लेकर 2025 के इस विधानसभा चुनाव तक 4 बार शपथ ग्रहण किया है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक बार 2020 के परिणाम के बाद, फिर तेजस्वी के साथ, फिर भाजपा के साथ, और फिर तेजस्वी के साथ संभवतः 17 महीने की सरकार में जब वो आए तो इस तरह से। तो ये 9 बार नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। आपने कुछ कहा कि कुछ अच्छी चीजें निकाल के लाऊं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कें बनी हैं, सड़कों के गवाह तो हम भी हैं, हम लोग भी चले। बिजली जहां नहीं थी वहां बिजली पहुंची है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 2 बातें बहुत ईमानदारी से नीतीश जी के लिए पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं, एनडीए के लिए नहीं, नीतीश जी के लिए इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो ग्राउंड लेवल का जो भ्रष्टाचार है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर के जो है होम सेक्रेटरी तक का जो एक नेक्सस है कमीशन खोरी का हर विभाग में। पहले आरसीपी टैक्स बोला जाता था, फिर बाद में तेजस्वी ने उसको डीके टैक्स किया है अभी आजकल। तो इससे भी जनता परेशान है। नीतीश जी को अगर आप कहेंगे कि, और जहां तक उनकी कुर्सी का सवाल है, कुर्सी दरअसल बिहार की जो सोशल इंजीनियरिंग है सत्ता को हासिल करने की, उस सोशल इंजीनियरिंग में नीतीश जी के साथ एक इतना बड़ा मतदाता वर्ग उनके साथ क्लब होता है और वो शिफ्ट करता है इधर से उधर, इधर से जिधर नीतीश होते हैं वो मतदाता वर्ग शिफ्ट करता है नीतीश के साथ। एनडीए या महागठबंधन उस वोटर के लिए मायने नहीं रखता है, वो चाहता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहे। दरअसल ये उनकी एक बड़ी यूएसपी है और इसी यूएसपी का फायदा नीतीश जी ने उठाया पिछले कई मतलब जब आप देख सकते हैं इस 20 सालों में कि लोगों ने उनको पलटू राम तक कहना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लोग उसका दूसरा पक्ष भी ये कहते हैं कि नीतीश जी कहाँ पलटते हैं, वो तो विपक्ष की पलटी करवा देते हैं। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री पद पर यथावत बने रहते हैं, कुर्सी पर बने रहते हैं, विपक्ष पलट जाता है। कभी आरजेडी विपक्ष में आ जाती है, कभी भाजपा विपक्ष में आ जाती है। सत्ता में तो नीतीश जी की पार्टी ही रहती है, जदयू ही सत्ता में रहती है, उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री रहते हैं। तो ये एक बड़ा जो है उनके साथ एक प्लस पॉइंट है। बाकी आपने पटना यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, अभी आराधना आपको बताएंगी पटना यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप नहीं, एक और सवाल है, आप मैं चाहता हूं आप आराधना से पूछिए। बिल्कुल आता हूं, उस पर भी आता हूं, लेकिन मैं एक लास्ट जोड़ना चाहूंगा। देखिए, सब चीज ठीक है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार के जो बोला जाता है सुशासन की सरकार, तो सुशासन की सरकार में तमाम भ्रष्टाचार हुए इसको कहा जा सकता है जो है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चलिए, भ्रष्टाचार की बात होती है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव पहलू है नीतीश बाबू के लिए। लेकिन क्यों आखिर नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि ये आखिरी चुनाव है, जरा प्रशांत जी, लेकिन अगर आपकी नजर में कुछ पॉजिटिव है तो वो भी बताइए। नहीं, सबसे बड़ा पॉजिटिव नीतीश कुमार को अगर मैं कहूं तो महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है, चाहे वो साइकिल देने की योजना हो और चाहे वो पोशाक राशि, हाँ, और तमाम तरीके से महिलाओं को उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है वो एक अच्छा कदम है और उसका असर भी दिखाई देता है। आप गांव में जाइए तो आपको लड़कियां दिखती हैं कि जो बाइसिकल चला रही हैं, और बाइसिकल जो है वो बड़ा एम्पावरमेंट देता है महिला को। और साथ साथ जो जीविका दीदी है उनकी जरिए जो जीविका जो कम्युनिटी बनी, वो सब चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार पीछे जाता ही गया। शिक्षा के स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे, कुपोषण के मामले पर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी के मामले पर, नवजात जो शिशु होते हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो बिहार में सबसे खराब है। तो ये तमाम चीजें बड़ी चिंताजनक हैं कि जहाँ पे बच्चे कुपोषित हों, जहाँ पे मृत्यु दर जो है वो सबसे कम औसत आयु बिहार में है पूरे देश में। तो ये इससे बताता है कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ, शिक्षा की तरफ, कुपोषण की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन महिलाओं का एक है जो कि मैं कहूँगा कि वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो नीतीश कुमार जी की तारीफ इसके लिए होनी चाहिए।
और आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के पॉजिटिव थिंग्स की भी बात हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कई लोगों को लगता होगा, कई दर्शकों को भी लगता होगा कि आप तो नेगेटिव चीजें खोज खोज के ले आते हो, तो थोड़ा इसलिए पॉजिटिव बातें भी थोड़ी रखनी चाहिए क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता पर काबिज हैं और इससे बढ़िया बात उनके लिए क्या हो सकती है कि 20 साल से लगातार वो सत्ता पर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। इसलिए भी उससे पहले रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, तो एक लंबा अनुभव है उनका प्रशासन का और राजनीति का। वैसे में ये चुनाव कितना टफ है एनडीए कुनबे के लिए, उस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कुछ प्लस पॉइंट्स तो होंगे आपकी नजर में। नीतीश कुमार के प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो एक नहीं कई अनेक प्लस पॉइंट हैं। जिस वक्त वो पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, एक बार पहली बार जब बने थे तो कुछ ही दिन के लिए बने थे और फिर दोबारा जब उनकी सरकार आई, दोबारा जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त बिहार की जो स्थिति थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सबसे पहला उन्होंने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, अपहरण उद्योग को बंद करवाया, अपराधी उनके ही सरकार में बिहार छोड़कर बाहर रहने लगे। ये सबसे पहला उनकी उपलब्धि है बिहार के लिए। और महिला जो असुरक्षित महसूस करती थी अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, वो महिला अब सुरक्षित महसूस करने लगी। और सुरक्षित ही नहीं, महिलाओं को रोज उन्होंने नौकरी भी दिया। शिक्षा मित्र की नौकरी तभी हुई थी और मुझे लगता है जो शिक्षा मित्र में उस वक्त 1500-1600 रुपये का वेतन था, लेकिन सभी महिलाएं, चूंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है, पुरुषों के लिए तो किए ही। तो सबसे पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, नौकरी दी लोगों को। और नीतीश कुमार के कार्यकाल की अगर बात करें तो जब तक वो अकेला थे, जब तक उनका पलड़ा भारी था, तब तक उन्होंने काम किया। इसीलिए उनको विकास पुरुष की श्रेणी दी जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार में है जो आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं जो नीतीश कुमार ने इस तरीके का या कुछ किया। अब देखिए मौजूदा हालात ऐसे हो गए, पिछले 2-3 विधानसभा के टर्म के चुनाव से 15 के बाद की स्थिति जो आई है सो लाचार स्थिति में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें भी उनके पास जाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाता है। यही स्थिति है जो इन्हीं सब वजहों से आज पिछले 10 सालों से जो विकास रुका है, खोखला बना है बिहार। और उस खोखलेपन की हम लोग अब जाते हैं तो चर्चा होती है, जैसे यूनिवर्सिटी तो है पर पढ़ाई नहीं हो रही है, इसके लिए दोषी कौन? मुख्यमंत्री। और हॉस्पिटल तो है, रोजाना हॉस्पिटल निकलता है, पर हम लोगों ने देखा है यहाँ पर दवा के अभाव में लोग मर जाते हैं। डेड बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता है और सरकार के मंत्री मुस्कुराते हैं, कहते हैं जो नहीं हमने बिहार का हम जब तक हम विकास किया है। उनके आंखों के सामने लोग बेबस होते हैं, रोते रहते हैं, पर उनको ये सारी चीजें नहीं दिखती है। कई आरोप भी लगे हैं बिहार के मंत्रियों पर। और इस बार का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव से पहले कुछ 2-3 मंत्रियों पर आरोप लगे। इसमें आप देखिएगा जो नीतीश कुमार बिल्कुल ही साइलेंट, जदयू पूरी तरीके से साइलेंट थी और जदयू पार्टी के नेता उसका विरोध कर रहे थे, पर उस पर ज्यादा कुछ सुनवाई नहीं हुई। जिस तरीके से बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगा, सम्राट चौधरी पर आरोप लगे, तो इस पर कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल तो हम लोग 13-14 तक ही उनका मानते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ऐसे ही बैठे हैं, वो तो कुछ न सुनते हैं न कुछ बोलते हैं। तो 14 तक उन्होंने डेवलप किया है बिहार को और विकास किया है बिहार का। अब सिर्फ रास्ते दिख रहे हैं, रास्ते के पीछे कितनी समस्याएं हैं वो किसी को नहीं दिखता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीजें क्या है, जो अब युवा जो हैं वो पढ़ेंगे, जानकार होंगे तो सरकार की कमियों को निकालेंगे। आप नेशनल हाईवे से कहीं भी आप चले जाएं, रोड के बगल बीच में, डिवाइडर के बीच में एक पेड़ लगाने की योजना सरकार की आती है। वो कई करोड़ की योजना होती है और लगती है और खत्म हो जाती है, उसका सही से देखभाल नहीं हो पाता है। ये भी तो एक भ्रष्टाचार है। तो आज के युवा जो हैं उनको उस तरीके का शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो सवाल नहीं सरकार से पूछ पाते हैं। अब सरकार से सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है। पत्रकारों के लिए भी समस्या है, आप सवाल पूछिएगा तुरंत आपको खेमा बांट देंगे, कहेंगे नहीं उस पार्टी का ये आदमी है। अब बताइए, पत्रकार भी कोई पार्टी का आदमी होता है? आपने जो किया है वो तो बोल रहे हैं। तो ये स्थिति है सारी।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पत्रकारों की बात तो खैर बहुत होती है, उन पे क्या ही बात करें। हम सब पत्रकार हैं और कई सारे सवाल पूछते हैं या कई बार अपने विचारों को रखते हैं तो लगता है लोगों को कि शायद ये किसी और खेमे से हैं। खेमेबाजी में बटा हुआ पत्रकार और पत्रकारिता बट गई है। लेकिन इन सब के बीच क्या राजनीति भी बदल चुकी है? राजनीति यहाँ की सियासत है, यहाँ का जो चुनाव है वो किस दिशा में जा रहा है, इस पे चर्चा कर रहे हैं हम। और लगातार अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग लोगों से, मतदाताओं से ये समझने की कोशिश, मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस दिशा में जाते हुए इस चुनाव को देखते हैं। यानी कल को इस विधानसभा में जो हमारे पीछे, हम सबके पीछे है, इस भवन में बैठने वाले कौन से लोग होंगे और किस पार्टी को बहुमत मिलने जा रही है। तो और इसी को इस कड़ी के हिसाब से, इस न्यूज पॉइंट और अपने दूसरे वीडियोस के हिसाब से हम आप तक पहुंचाते हैं, इसके जरिए पहुंचाते हैं आप लोगों तक। आराधना, आप बताना चाह रही थी कुछ पटना यूनिवर्सिटी की बात, जरा बताइए। बिल्कुल राजीव जी, पटना यूनिवर्सिटी बिहार को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है वो बिहार में ही है। और पटना यूनिवर्सिटी की अगर इंडिविजुअल महत्ता की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी से खुद नीतीश कुमार पढ़े हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव वहीं से पढ़े हुए हैं, रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे वो भी वहां से पढ़े हुए हैं। और यही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं। और इसके बावजूद उस यूनिवर्सिटी की ऐसी हालत है। तो हम आम स्कूलों की क्या बात करें, किसी आम यूनिवर्सिटी की क्या बात करें? देश में शिक्षा का स्तर जब बढ़ना चाहिए तो सरकार की तरफ से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जा रहे जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। ऐसे यूनिवर्सिटीज, नई यूनिवर्सिटीज को इंट्रोड्यूस कराना तो दूर की बात है, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ही सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं भारत में, इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उस पर भी काम नहीं किया जा रहा है। तो युवाओं के सामने बहुत ज्यादा निराशा है, युवाओं में आक्रोश है, वो जस्टिफाइड है। आखिर वो नाराज क्यों ना हो, उनका पूरा हक बनता है। जो उनकी जो मांगे हैं वो बहुत ही जस्टिफाइड है, क्योंकि आप जब तक शिक्षा नहीं दोगे तब तक देश का विकास तो नहीं हो सकता, किसी भी मुद्दे पर काम नहीं हो सकता। आप क्या चाहते हो कि बिहार हमेशा पिछड़ा ही रहे? अभी जैसा सर ने भी बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार हर मामले में बहुत ही पीछे है, हर एक रैंकिंग में बिहार बहुत ही पीछे है। तो ऐसा क्यों है? इसको दूर करने का एकमात्र साधन शिक्षा है और आप वही नहीं पूरी कर रहे हो, वही नहीं दे रहे हो लोगों को। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और पटना यूनिवर्सिटी के लाइट में मैं ये कहूंगी कि अगर पटना यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो बिहार के दूर दराज गांव में जो शिक्षा मिल रही है, दूर दराज जो स्कूल हैं, वो तो शायद उससे भी बुरे होंगे जो हमने कई रिपोर्ट्स में, टीवी चैनल्स में देखा होगा। उससे भी ज्यादा बदतर हालात होंगे वहां के। तो ऐसे में सरकार के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस चुनाव के दौरान, लोगों के लिए जरूरी है, युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी मांगों को डट कर रखें। वैसे तो हमने देखा कि वो कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं पेपर लीक के खिलाफ, कभी वो अपनी बीपीएससी अभ्यर्थी कितने बार यही पटना की ही सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। एक बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने तक नहीं गए, उनकी सुनी ही नहीं गई और उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए कि ठीक है पेपर लीक 1 हुआ, 2 हुआ, हर तीसरा पेपर लीक हो रहा है यहाँ। तो आप रोकथाम के लिए क्या कर रहे हो? तो ऐसे में युवाओं के लिए भी सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर अपने भविष्य के लिए उन्हें क्या स्टैंड लेना है। ये चुनाव एक मौका है, ये मौका बीत जाएगा तो शायद अगले 5 साल उन्हें फिर रुकना पड़ेगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन क्या प्रशांत जी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है, शिक्षा, युवा, रोजगार, साथ साथ पलायन भी? हाँ। क्योंकि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और पलायन की भी अगर आप डेटा को आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव के समय में जो पलायन था नीतीश कुमार के समय में दुगना हुआ है। और वो पलायन किस वजह से? मौके नहीं है यहाँ पे काम के, रोजगार के अवसर नहीं है। और प्रधानमंत्री रील बनाने की बात कर गए, कितने लोगों के पास बिहार में स्मार्टफोन भी होगा जिससे रील बनती है? तो 33% बिहार गरीबी की सीमा रेखा से नीचे है। और वो गरीबी की सीमा रेखा मतलब मजाक है कि 35 रुपए अगर कोई व्यक्ति दिन भर में खर्च करता है रोटी, कपड़ा, दवाई, खाने में, शिक्षा में, तो वो गरीब नहीं है,
वो 35 रुपए से कम खर्च करता तभी वो गरीब है। तो आप सोचिए कि कितनी गरीबी बिहार में है। हम लोग को दिखती है, हम गाँव जाते हैं तो बच्चों के पैरों पे चप्पलें नहीं है। अभी भी हमको समय भी अब समापन की ओर है। प्रेम कुमार जी, मूल मुद्दा क्या नजर आता है आपको? देखिए, मूल मुद्दा रोजगार है और ये इसमें वो दिखेगा। और इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं कि जो जीविका दीदी के लिए घोषणाएं हुई या एडमिनिस्ट्रेशन भी मुद्दा है, ये सारी मुद्दे हैं। लेकिन इसमें जो युवा हैं, रोजगार है, ये मूल मुद्दा होने वाला। एक इम्पॉर्टेंट बात जिसकी हमने बहुत सारी चर्चा की नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी अच्छाई को लेके, उनके पोजीशनिंग को लेके। आज हम क्यों नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की सियासत में जो पोजीशन हासिल रखते आए हैं, इस चुनाव के बाद वो पोजीशन लूज होने जा रहा है। क्या है पोजीशन कि नीतीश कुमार को जनता बहुमत तो देती नहीं है, 15 से 17% वोट होता है, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनते हैं क्योंकि वो जिस गठबंधन के साथ होते हैं वो सत्ता में आ जाता है। नीतीश कुमार अकेले जब भी चुनाव लड़े हैं, जनता ने उनको नकार दिया है, कभी स्वीकारा नहीं। गठबंधन में जब जाते हैं तो वो गठबंधन जीत जाता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने आप को, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी अस्तित्व को एक गठबंधन इस तरह से विलीन कर दिया है एनडीए में कि जनता ने उसको पसंद नहीं किया है। एनडीए ने, स्वयं बीजेपी ने नीतीश कुमार के एग्जिस्टेंस को नकारने की कोशिश की है। जनता इसको समझ रही है और इस बार फैसला जब महागठबंधन का आने वाला है तो नीतीश कुमार उस रूप में रह ही नहीं जाएंगे कि हम उनके बारे में आगे चर्चा करें इस रूप में। जी जी, नीतीश कुमार की बात हो रही है, लगातार बात होगी भी, 14 तारीख तक लगातार होगी। उसके बाद अगर कहीं फिर से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर और बात होगी। जो जीता वही सिकंदर, आप जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच मूल मुद्दे किन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होने जा रहा है आप सबकी नजरों में, हम समझने की कोशिश। जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे हैं रोजगार मुद्दा है। जरा आपसे शाकिब जी 2 मिनट बस, ज्यादा नहीं, आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में? देखिए राजीव जी, सबसे अहम मुद्दा जो है वो रोजगार और पलायन का है और इसको मैं बिहार की जीत मानता हूं। मैं चुनाव की जीत नहीं मानता हूं, मैं इसको मैं बिहार की जनता की जीत मानता हूं। क्योंकि जो ताकत बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद तमाम साजिशें कर रही है अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उसकी जो राजनीतिक यूएसपी है, हिंदू और मुसलमान को बांटो। आप अभी देखिए इस फ्रेम में हम सब लोग हैं, ये पूरा भारत दिख रहा है आपको। ये जो है पूरा भारत, इसको तोड़ने की जो साजिश है वो बिहार में जनता उसको अप्रूवल नहीं देती है। ये मैं कहता हूं बिहार की जनता आज ही जीत गई है जब ये तमाम मुद्दे, घुसपैठिया और पाकिस्तान और इटली और फलाने ढिमाके, ये तमाम मुद्दे जो है गौन है। और भाजपा के तमाम लोगों को भी, और जितना वो इन मुद्दों पर जा रहे हैं, जनता के अंदर जो है वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जनता का विश्वास जो है वो महागठबंधन के प्रति बढ़ रहा है कि महागठबंधन उनके मुद्दों पर, उनके सवालों पर उनसे वोट मांग रहा है, जनता की अदालत में खड़ा है। ये बड़ा, मैं बिहार की जीत मानता हूँ। आपको क्या लगता है चित्ररंजन जी, कौन सा मुद्दा हावी है सबसे ज्यादा इस चुनाव में? सबसे बड़ा चीज क्या है कि अभी चुनाव के एंड पहले तक जो है तेजस्वी यादव यही कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, उनके प्रशासनिक लोग चला रहे हैं। तो ये चीजें जनता तक पहुंची है। ये ऐसा नहीं कि वो केवल वो कह रहे हैं, ये जनता की बात है। जो है जनता भी इस चीज को मानती है कि जो शासन प्रशासन में जो चल रहा है वो नीतीश कुमार की मर्जी से नहीं चल रहा है। उनके अगल बगल में बैठे हुए कुछ जो सलाहकार हैं वो इन चीजों को चला रहे हैं। एक मुद्दा तो ये है, और इस चीज को जो है बहुत ही टाइट अंदाज में जनता ने लिया है, बहुत ही टाइट अंदाज में जो है। और दूसरा है आपका जो है पलायन का और रोजगार का। तो शुरू से ही जो है कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव जो है रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अभी तमाम घोषणाएं भी अभी आ ही रही हैं। अभी तो जीविका दीदियों पर भी कुछ बड़ा उन्होंने जो कह दिया कि भाई 30,000 रुपये एक मुश्त हम दे देंगे आपको जो है। तो कहीं ना कहीं रोजगार और खास करके जो है जो नीतीश कुमार के बगल में बैठ करके जो लोग जो है उनके बिना मर्जी का जो डिसीजन ले रहे थे, ये बिना मर्जी का डिसीजन इसलिए कर रहे हैं हम जो है कि उससे जनता त्रस्त हो रही थी। क्योंकि कभी भी सेवक जो है शासक के रूप में लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए जो है। और यहाँ पर जो स्थिति दिख रही थी जो है कि सेवक शासक के रूप में जो है शासन कर रहा था, जनता त्रस्त थी।
जी बिल्कुल, मुद्दों की बात कर रहे हैं, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं इसको लेकर के एनडीए गठबंधन ने अब तक कोई चर्चा ही नहीं की। सिर्फ अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें ही उन्होंने कहा है जो मैं ये काम करूंगा। और हाँ, और उससे पहले भी जब चुनाव हुई थी तब पर भी वो उतना ही डेवलपमेंट की बात है। यहाँ कहें कि एनडीए गठबंधन के द्वारा जो कागजों पर मुद्दा दिया गया है बस उतना ही है। तेजस्वी यादव ने 17 महीने के कार्यकाल में जो किया, युवाओं के दिलों में जो अपनी पहचान बनाई, उसी को लेकर के इस बार वोटिंग भी हो रही है। मुद्दा यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जितने लोग एसआईआर के तहत छट गए हैं अब तो उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, ये लोग नाखुश हैं। दूसरी चीजें हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को लेकर के लोग वोट कर रहे हैं। नई बदलाव की सरकार चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार पर, चूंकि अब जब शासक ही अच्छे ढंग से शासन नहीं करेगा तो अधिकारी अपना राज चलाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा बात यह है जो बीजेपी सरकार के जो 3-4 बड़े लोग हैं, बड़े मंत्री हैं, जिनके चेहरे पर वोट मांगा जाता है, उनका वर्षन आप सुनिए। परसों कट्टा बोले थे, आज रील बोले हैं, और कभी इटली बोलते हैं, फिर कभी पाकिस्तान बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से बिहार नहीं चलता है। बिहार में जो दिक्कतें हैं उन चीज़ों पर बात करिए। अब आप देखिए जो रील बनाने की बात उन्होंने किया, रील उनके पास है, उनका सिस्टम तो है नहीं रील पर। रील तो कहीं विदेशों से चल रहा है, कोई बनाएगा और बनाने के बाहर की, और रील बना करके अगर आप रोजगार बोलते हैं, वो कंपनी पैसा देना बंद करे तो फिर आप के कितने युवा बेरोजगार हो जाएंगे। आज मैं रील बना करके अगर कमा रहा हूं और कल कंपनियां पैसा देना, विदेशी कंपनी पैसा देना हमें बंद कर दे तो मैं बेरोजगार हो गया, फिर हम तो रास्ते पर आ जाएंगे। तो इसको रोजगार लोग नहीं मानते हैं और ये राज्य की जनता जान रही है, जो फिर जुमला बोल करके फिर चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मूल मुद्दा क्या, मुद्दों को, नैरेटिव को क्या विपक्ष ने सेट कर दिया है? क्या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इन सब ने सेट कर दिया? और क्या ये पूरा का पूरा मामला रोजगार पे आ गया, युवाओं पे आ गया? क्या ऐसा देखा जाए? क्या आपको लगता है आंचल की रोजगार जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार नैरेटिव सेट करने में सत्ता पक्ष से आगे विपक्ष निकल गया? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहें तो राजीव जी, जितना हमने बात की है युवाओं से, उस तरीके से यही लग रहा है कि इस वक्त जो है रोजगार का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी होता दिखाई दे रहा है चुनाव पर। और इसका जो नतीजा है वो 14 नवंबर को देखने को भी मिलेगा। जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश है एनडीए को लेकर, उनके झूठे वादों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए ने रोजगार के वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए हैं, उसको लेकर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं। और अब जो बात युवा कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि उनको बदलाव चाहिए ही चाहिए, यानी कि वो तय कर चुके हैं कि वो नीतीश सरकार को अब नहीं चाहते हैं सत्ता में, तो उसको खामियाजा है नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आराधना, क्या सचमुच नैरेटिव इस बार जो सत्ता पक्ष और खासकर बीजेपी नैरेटिव को सेट करते रही है, इस बार नैरेटिव सेट करने में विपक्ष आगे निकल गया? मुझे लगता है काफी हद तक विपक्ष के मुद्दे हावी हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास अपने मुद्दे ही नहीं हैं। आप सत्ता पक्ष के बयानों को देखिए, वो विपक्ष पे हमलावर हैं, लेकिन अपनी बातों को आगे रख नहीं पा रहे हैं। वो जो 36 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी घोषणा पत्र की, वो सबसे बड़ा उदाहरण है उस चीज का। और अभी जो जमीनी स्तर पर हालात जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो काफी हद तक यही बयां कर रहे हैं कि युवाओं में आक्रोश है, महिलाओं में भी बहुत असंतोष है, क्योंकि कई महिलाओं को तो आपने पैसे दे दिए, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पैसे नहीं मिले हैं, और जिन्हें पैसे मिले हैं उनमें भी 2 गुट के तौर पर महिलाएं बटी हुई हैं। कोई संतुष्ट है कि चलो कुछ तो मिल गया, जहां कुछ नहीं वहां कुछ तो मिला, लेकिन कईयों का ये कहना है कि इतने में गुजारा थोड़ी होता है। ये तो 10,000 आपने दे दिए, पर इससे हमारा जीवन थोड़ी बीत जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो युवा और महिला, ये 2 बहुत ही अहम मुद्दा है इस वक्त, और जिस पर विपक्ष का पूरा फोकस है। ऐसे में सत्ता पक्ष जरूर यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा है। कमजोर नजर आ रहा है, बिल्कुल। प्रशांत जी, क्लोजिंग कमेंट, मुद्दों को सेट करने में क्या विपक्ष यहाँ फर्स्ट फेज का ऑलरेडी, जब अब सामने मतदान होना है परसों, मुद्दे सेट हो चुके हैं या कुछ और आना बाकी है? मुद्दों के आधार पर अगर आप देखिएगा तो एजेंडा सेट करने के मामले में तो जो महागठबंधन है उसने तो बढ़त ले ली है, निश्चित तौर पर बढ़त है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं देख रहा हूँ दिन भर घूमते हुए और तमाम जगह पे जाते हुए, कि मोदी फैक्टर नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। तो नीतीश फैक्टर है जैसा हमारे मित्रों ने कहा, लेकिन मोदी फैक्टर नहीं है।
चाहे वो जितना भी घुसपैठिए की बात कर ले, कुछ कर ले, वो मोदी जी की बात नीचे तक नहीं जा रही है। मोदी जी का नाम लेवा बिहार में कम है जैसे कि और राज्यों में है। नीतीश का तो ज़रूर एक फैक्टर है, वो है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि बिहार का चुनाव इस बार जनरेशनल चेंज का चुनाव है। राजनीति की नई पीढ़ी खड़ी हुई है दरवाजे पर। अब मतदाता उसको आने देता है या नहीं, ये बड़ा निर्णायक चुनाव इस मामले में होगा कि क्या बिहार की जो जनरेशनल चेंज है सरकार में, राजनीति में, उसको मतदाता कैसे ला रहा है। और मुझे लगता है कि वो होने वाला है। जी, तो मुद्दों की बात, उसमें भी नैरेटिव सेट करने की बात जो होती है कि हाँ ये चुनाव किस पिच पे लड़ा जा रहा है। अभी तक एक सबसे बड़ा फैक्टर जो होता था किसी चुनाव में, पिछले आप 10-12 साल से देखिए, तो वो नरेंद्र मोदी फैक्टर होता था बीजेपी की तरफ से। नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ भी लगे हुए हैं और उनकी सभाएं हुई। आज नरेंद्र मोदी की कोई भी सभा नहीं थी पूरे बिहार में, लेकिन उनका कुनबा था यहाँ पर। और अमित शाह के बयानों को, हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को और ऐसे तमाम बीजेपी के बयानों को सुनिए तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जिन मुद्दों के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहते थे, जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, जिसमें घुसपैठियों की बात हो, एसआईआर के जरिए घुसपैठिए तक पहुंचना और घुसपैठियों के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, लेकिन इन सब में वो सफल होते हुए नजर नहीं आए। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो विपक्ष है जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये दोनों प्रमुख रूप से, इन दोनों ने युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, एसआईआर को यानी वोट चोरी को लेकर और ऐसी बातों और ऐसे मुद्दों, ऐसे नैरेटिव को लेकर ये आगे बढ़े जहां डिफेंसिव मोड में आते हुए नरेंद्र मोदी भी नजर आए। कट्टे की बात अगर कर रहे हैं तो अनंत सिंह उनकी पार्टी यानी जेडीयू से, उनके कुनबे से, जेडीयू से आज जेल पहुंच चुके हैं। मोकामा की बात आप सब जानते हैं, वहां एक हत्या हो गई और इस बीच एक नहीं कई हत्याएं हुई हैं। कई अलग अलग दुर्घटनाएं और ऐसी घटनाएं आ रही हैं, हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जिन वादों के साथ, जिन दावों के साथ इस चुनाव में आप जा रहे हैं, वो दावे आपके खोखले नजर आते हैं। 1 करोड़ रोजगार सृजन की बात आपने कही, यानी नरेंद्र मोदी और पूरा का पूरा जो उनका घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, लेकिन उसको भी जिस ढंग से भुनाने की कोशिश होनी चाहिए वो नहीं भुना पा रहे हैं और वो भी पीछा करते हुए नजर आए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा हर परिवार से एक सरकारी नौकरी पक्की और 22 महीने में वो हम दे के दिखाएंगे। तेजस्वी यादव के पास एक सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट है 5 लाख रोजगार देने का 17 महीने में, जैसे हमारे साथी बता रहे थे मुकुंद जी। तो ये कुछ महीनों के कामकाज के सर्टिफिकेट के साथ तेजस्वी यादव मैदान में हैं। अब देखना होगा कि फर्स्ट फेज कैसा जाता है और फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज किधर जाता है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जैसे अभी प्रेम कुमार जी ने शुरुआत में बताया कि 60 और 61 सीटों का है बंटवारा है 121 में। लेकिन सेकंड फेज बहुत मजेदार रहने वाला है, जहां पर मिथिलांचल भी है, सीमांचल भी है और दोनों जगह, खासकर सीमांचल में मुस्लिम बहुल एरिया ज्यादा है और उसमें से किशनगंज एक ऐसा एरिया है जहां 68% मुसलमान हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ऐसे और भी कई जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये और उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन इतनी ज्यादा संख्या होने के बाद भी एनडीए को ज्यादा सीटें आती रही हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। बहुत जातीय ध्रुवीकरण की भी बात करेंगे। अभी तो हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, लेकिन जातीय ध्रुवीकरण, कुशवाहा किधर जा रहे हैं, कुर्मी किधर जा रहे हैं, अगड़े किधर जा रहे हैं, पिछड़े किधर जा रहे हैं, यादव किधर जा रहे हैं, क्या उनमें भी बंटवारा है, क्या मुसलमानों में भी बंटवारा है, इस गणित को समझने की जरूरत है। अगले न्यूज पॉइंट में इन सब पे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, आप सब जुड़े रहे। चितरंजन जी, शाकिब जी, प्रशांत जी, आराधना जी।